Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 28th of October 2020. The topics that we are going to discuss today, from mains point of view, there are 7 topics, and from prelims point of view, there are 3 topics that we are going to discuss. So let's start our today's discussion, and if you are new in our channel, then please do like, comment and subscribe our channel for the new update. So let's start our discussion from the paper 2, that is GS paper 2, which covers the topic government policies and intervention for development in various sectors and issues arising out of their designs and implementation. So the news is, now outsider can buy लैंड इन JNK. ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, हमारे सेंटर ने नोटिफाई किया है कि एक न्यू जो है लैंड लॉ आया है इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी रीजन. ठीक है, तो इनिशियली हम जैसे जानते थे कि जो लोकल पॉपुलेशन था जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, जो परमानेंट रेसिडेंट थे, सिर्फ उन्हीं को राइट था कि वहाँ पे वो लैंड खरीद ले. ठीक है, खरीद पाए. तो अभी क्या हुआ, जब से हमारा आर्टिकल 370 का डाइल्यूशन हुआ, एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद काफ़ी सारे जो है न्यू जो मतलब इनिशियली जो हमारे कंट्रीज़ में, ठीक है, रेस्ट ऑफ द रीजन में जो भी लॉज चलते थे, ऐसे ही काफ़ी सारे चेंजेस जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में भी लाए जा रहे हैं. तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया है, या सेंटर ने नोटिफाई किया है कि जो लैंड का न्यू लॉ इम्प्लीमेंट होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, तो क्या चेंजेस लाए गए हैं और किसके थ्रू लाए गए हैं, ठीक है, क्या ऑर्डर इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो रिसेंटली एक ऑर्डर आया है जिसका नाम है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ अ सेंट्रल लॉ थर्ड ऑर्डर 2020. ठीक है, ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसके थ्रू दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने, ठीक है, उनके थ्रू दिया, बताया है उन्होंने कि कुछ जो एटलीस्ट 11 लैंड लॉज है, ठीक है, वो रिपेल होने वाले हैं. ठीक है, इन द जम्मू एंड कश्मीर जो इनिशियली जो लैंड लॉज थे वहाँ पे, वो एटलीस्ट 11 जो लॉज है वो वेग होने वाले हैं या वो रिपेल होने वाले हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग तो सबसे बड़ा जो था, ठीक है, JN कश्मीर लैंड स्टेट अबॉलिशन एक्ट. ठीक है, एंड उसके साथ साथ एंड इट रिजल्ट द फेमस लैंड टू टिल्टर राइट. ठीक है, तो ये रिजल्ट कर रहा है लैंड टू टिलर राइट्स. अभी लेटेस्ट चेंजेस क्या आए गए हैं, ठीक है, क्या न्यू चेंजेस लाए गए हैं, तो सबसे पहला जो न्यू चेंजेस लाया गया है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है JNK डेवलपमेंट एक्ट. द टर्म बीइंग परमानेंट रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट एज अ कैटेगरी हैज़ बीन ओमिटेड. ठीक है, तो इनिशियली क्या था, JNK डेवलपमेंट एक्ट में जो एक परमानेंट रेसिडेंट वाला जो एक क्लॉज था, ठीक है, कि परमानेंट रेसिडेंट को ही पर्टिकुलर लैंड खरीद सकते इस टाइप का, तो वो जो है उसको कम्प्लीटली ओमिट किया गया है. और उसके साथ साथ जो नए इन्वेस्टर है, आउटसाइड इन्वेस्टर है, वो भी अभी JNK में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ सेकेंड क्या चेंजेस लाया है कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड रहेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज़ वाला लैंड है, उसको कहीं भी नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं होगा. ठीक है, वो यूज़ नहीं किया जाएगा. ठीक है, एंड एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर परमिशन नहीं देगा तब तक उसका जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा. अभी क्या है, नेक्स्ट थर्ड चेंजेस क्या लाई गई है, गवर्नमेंट may now allow transfer of a land in favor of a person or an institution for the purpose of a promotion of a healthcare or senior secondary and a higher or a specialized education in JNK. ठीक है, गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है जो लैंड का ट्रांसफ़र है पर्टिकुलर इन सेक्टर्स के, ठीक है, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ केयर हो, ठीक है, या जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, ठीक है, और स्पेशलाइज एजुकेशन हो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए, तो इन सारे पर्पज़ के लिए भी जो है लैंड अलाउ करने वाले हैं. ठीक है, मतलब कर सकते गवर्नमेंट न्यू लॉ के अकॉर्डिंग. अब क्या है, उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नो सेल गिफ्ट एक्सचेंज और मोर्टरेज ऑफ अ लैंड शैल बी वैलिड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉन एन एग्रीकल्चरिस्ट. ठीक है, तो मैंने जैसे बोला था कि नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लैंड नहीं होगा यूज़, उसके उसी की तरह एक जो है मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगा. इसी तरह यह इस पॉइंट में क्या बताया है कि अगर जो भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसको ठीक है, उस पर्सन को कोई सेल गिफ्ट या एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं लैंड. ठीक है, वो वैलिड नहीं रहेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट और क्या है कि जो ऑफिसर्स रहेंगे, ठीक है, आर्मी ऑफिसर जिसकी रैंक बिलो नहीं रहेंगी रैंक ऑफ अ कॉफ कमांडर, ठीक है, वो भी डिक्लेयर कर सकते कोई भी एक लोकल एरिया को एज ए स्ट्रैटेजिक एरिया. ठीक है, टू कैरी आउट देयर पर्टिकुलर ऑपरेशंस एंड द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट फॉर द आर्म फोर्स। ठीक है, तो ये 5 जो है न्यू चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, पहला परमानेंट जो रेसिडेंट वाला स्टेटस था उसको एमिट कर दिया गया। लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ वाला लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट थर्ड कौन सा है, गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है कुछ जो पर्टिकुलर सेक्टर्स है, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन सेक्टर, उस पर्पज़ के लिए लैंड को फेवर कर सकता है। नेक्स्ट है कि जो भी पर्सन, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है, उसको हम गिफ्ट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते लैंड को। ठीक है, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट आर्मी ऑफिशियल्स होगा, ठीक है, जिसकी रैंक कॉप कमांडर से बिलो नहीं होंगी, तो वो जो पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, जो भी एरिया में उनको चाहिए थी वो यूज़ कर सकता है फॉर द स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। ओके, स्ट्रैटेजिक में इसमें ट्रेनिंग हो, ठीक है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट फॉर द आर्म फोर्स। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने न्यू लॉ लाया है। ठीक है, इस यहाँ पे जो बॉक्स दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ सेम ही पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट बॉक्स हिंदू से उठाया हुआ, जिसने भी हिंदू कल का पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ये सेम बॉक्स वहाँ पे भी दिया है। ठीक है, अभी ये नीड क्यों थी, ठीक है, नीड क्या थी, तो सेंटर हैज़ बीन आर्ग्यूइंग दैट आर्टिकल 370 हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ अ यूटी। ठीक है, अभी आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस था, ठीक है, JNK को, जो एब्रोगेट हो गया लास्ट ईयर, तो इसके वजह से काफ़ी सारा जो था हैम्पर कर रहा था डेवलपमेंट को यूटी थे। इसलिए वजह से उन्होंने जो है अभी न्यू जो मेजर्स लाए गए हैं। ठीक है, एंड इन्वेस्टर जो है अभी एबल है कि वो परचेस कर, मतलब पहले तो था अनेबल थे, ठीक है, वो लैंड नहीं खरीद सकते थे, पर अभी वो है लैंड खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी इम्प्लीकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन काफ़ी होंगे, जैसे कि पीपल इंक्लूडिंग इन्वेस्टर आउटसाइडर जम्मू एंड कश्मीर कैन नाउ परचेस द लैंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक बोल सकते हैं कि न्यू जो प्रोविज़न लाया गया है, तो वो बेनिफिशियल होगा डेवलपमेंट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज important international institution agencies and फ्लोरा their structure and the mandate। तो टॉपिक क्या है, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो रिसेंटली इसका कंटेक्स्ट बताना चाहूँगी कि जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उसकी रूलिंग अमेज़न के फेवर में आई है, एंड जो फ्यूचर और रिलायंस, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डील है उसको होल्ड पे रखी है। ठीक है, मैं आपको एक बार डील क्या है, ठीक है, आइडिया दे देती हूँ। तो क्या हुआ है, जो फ्यूचर ग्रुप है और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, उनकी एक डील साइन होने वाली थी। ठीक है, तो उसका कॉस्ट था 24,713 करोड़। ठीक है, ये डील किस बात की थी, ठीक है, इन दोनों के बीच में, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में ये डील थी कि टू सेल इट्स, मतलब फ्यूचर ग्रुप था वो, कुछ जो, ठीक है, बिग इन्वेस्टर्स है, ठीक है, बहुत बड़े इनका जो है फर्म चलता है। ठीक है, तो ये क्या करने वाले थे इन दोनों की डील के बीच में कि दे वेयर दैट द फ्यूचर रिटेल to sell its retail wholesale logistic and warehousing unit to the Reliance Retail and a Fashion Style। तो ये जो है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस को, ये जो यहाँ पे जो मैंने बोला अभी कि सेल करने वाले थे रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग यूनिट रिलायंस ग्रुप को। ठीक है, तो अभी इस पे जो है जो ये डील साइन होने वाली थी, ठीक है, ये डील साइन होने वाली थी, इस पे जो है अमेज़ॉन ने ऑब्जेक्शन लाया। अभी मैं बताती हूँ कि ये डील तो थी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में, तो अमेज़ॉन बीच में कहाँ से आया और अमेज़ॉन ने क्यों ये जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में क्यों मूव किया। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक बैकग्राउंड दे देती हूँ कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। जो अमेज़ॉन है, ठीक है, अमेज़ॉन का एक जो है लास्ट ईयर अमेज़ॉन ने, मतलब 2019 को अमेज़ॉन ने नियरली 3.58 जो % है, ठीक है, उन्होंने स्टेक खरीदे थे फ्यूचर रिटेल से। ठीक है, फ्यूचर ग्रुप से उन्होंने स्टेक खरीदा था। ठीक है, और ऐसा अभी जो है अमेज़ॉन ऐसा क्लेम कर रहा है, ठीक है, अमेज़ॉन ऐसा बता रहा है कि उन दोनों के बीच में ऐसी एक डील साइन हुई थी कि जो भी, अगर आप हमें सेल कर रहे हो, ठीक है, इतना उन्होंने स्टेक खरीदा था, ठीक है, तो आप हमें कर रहे हो, हम दोनों के बीच में डील है कि आप जो है, जो थर्ड पार्टी रहेंगी, आप उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी थर्ड पार्टी अभी यहाँ पे कौन होगी, रिलायंस होगी। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में इनिशियली डील साइन हुई थी। तो आप जो है, अभी अमेज़ॉन ऐसा क्लेम कर रहा है कि आप जो है इन दोनों के बीच की डील, आप जो है थर्ड पार्टी, मतलब जो भी रिलायंस है उसको ऐसे सेल कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा अमेज़ॉन क्लेम कर रहा है, और इसके वजह से ये केस को लेके ये जो है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में अमेज़ॉन मूव हो गया। ठीक है, और
अब क्या हुआ है, इनकी जो रूलिंग है, ठीक है, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, उन्होंने रूलिंग जो दी है वो अमेजोन के फेवर में दी है। और जो इन दोनों की डील साइन होने वाली थी रिलायंस ग्रुप और फ्यूचर ग्रुप के साथ, वो जो डील है वो अभी फ़िलहाल होल्ड पे गई है। तो मैं बेसिक बता देती हूँ, बाद में जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। तो ये सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर क्या है, ठीक है, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर क्या है, तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है। आर्बिट्रेशन हम बोल सकते हैं मीडिएशन करना रहा, ठीक है, जो मीडिएट करता है, इस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेस्ड इन सिंगापुर, विच एडमिनिस्टर आर्बिट्रेशन अंडर इट्स ओन रूल फॉर आर्बिट्रेशन, ठीक है, सिंगापुर में बेस्ड है और उनके सेपरेट रूल्स है। एंड द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ आर्बिट्रेशन रूल, ठीक है, इनके रूल के अकॉर्डिंग जो है ये जो सेंटर है वो रन करता है। ठीक है, अभी बाकी का जो इशू है उसको देखते हैं। ठीक है, मैंने जैसे अभी बताया कि अमेजोन के फेवर में उन्होंने रूलिंग दी है, इसके वजह से इन दोनों की जो डील है वो फिलहाल होल्ड पे आई है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट दिया है, नाउ इट रिस्ट्रेन द फ्यूचर ग्रुप एंड द रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग इट्स with a 24,713 crore deal signed in August for future retail to sell its retail, wholesale, logistic and warehouse unit to the Reliance Retail and the Fashion Style। ठीक है, अभी why did the Amazon approach to SIAC, अभी क्यों अप्रोच किया, मैंने जैसे बताया था कि पार्टी इज़ अ डील, पार्टीज इन द डील यूजुअली साइन अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। ठीक है, जो भी पार्टी है कोई भी एग्रीमेंट एक साइन करती है, ठीक है, तो विच स्पेसिफाई अबाउट 3 फैक्टर को स्पेसिफाई करता है। पहला फैक्टर है कि द आर्बिट्रियल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन द arbitration, next is the applicable rule and the seat of a arbitration। ठीक है, in this case Amazon and future group as under their agreement agree to refer their dispute to the SIEC। ठीक है, तो अभी यहाँ जब SIEC में केस जाता है तो जो भी पार्टी रहती है, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी रहती है उन दोनों का मतलब वो दोनों एग्री होनी चाहिए, ठीक है, वो डिस्प्यूट जो है वहाँ पे लेके जाने के लिए। ठीक है, एंड विद सिंगापुर presumably being the contextual choice for the seat or the place of arbitration। how the dispute is taken up by the SIEC, what is the procedure to be follow। ठीक है, अभी ये सिंगापुर इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन सेंटर है उसमें जो डिस्प्यूट है वो कैसे लेके जाते हैं और क्या प्रोसीजर होती है। तो देखा जाए जब भी कोई डिस्प्यूट लेके जाता है, ठीक है, रिलेटेड टू द आर्बिट्रेशन, तो उसमें क्या होता है, एक प्रोसीजर होती है, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ लेके जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक अपॉइंटमेंट किया जाता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। ठीक है, इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब उसका एक अपॉइंटमेंट किया जाता है। टिपिकली उसका कंपोजिशन अगर देखा जाए तो इन केस ऑफ अ 3 मेंबर ऑफ अ ट्रिब्यूनल, बोथ द पार्टीज अपॉइंटेड 1 मेंबर ईच ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, 2 पार्टीज रहती हैं, ठीक है, जो भी जिसके बीच में जो डिस्प्यूट है तो वो जो होती है दोनों पार्टीज अपॉइंट करते हैं 1 मेंबर ईच ऑफ द ट्रिब्यूनल, वाइल द जो थर्ड मेंबर होता है इज अ जॉइंटली अपॉइंटेड बाय द 2 नॉमिनीज और इफ दे फेल टू एग्री बाय SIAC। ठीक है, तो जो होते हैं 2 नॉमिनी का एक जॉइंटली एक थर्ड जो मेंबर होता है इसमें, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, तो वो 2 नॉमिनी के बेसिस पे जॉइंटली अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ इमरजेंसी आर्बिट्रेटर, अभी इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यूजुअली टेक्स टाइम। ठीक है, ऑब्वियसली वो टाइम टेक करता है, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन के लिए। देयरफॉर अंडर द रूल ऑफ SIAC, ठीक है, SIAC के रूल के अकॉर्डिंग पार्टीज कैन मूव SIAC टू अपॉइंट अ इमरजेंसी आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आर्बिट्रेटर का ट्रिब्यूनल फॉर्म करने में टाइम लगता है, तो जो पार्टीज है, ठीक है, जिसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो वो SIAC को बोल सकते हैं कि आप एक इमरजेंसी ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेटर का मतलब अपॉइंट करो और इसके साथ साथ एक अर्जेंट जो भी इशू है उसको जो है प्रोसीड करो। ठीक है, तो व्हाट हैपन व्हेन द पार्टी डोंट कंपाइल विद द ऑर्डर वॉलेंटरी, अभी जो पार्टीज हैं, ठीक है, डिस्प्यूटेड पार्टी जो है वो अगर कंपाइल नहीं कर रहे पर्टिकुलर ऑर्डर तो क्या होता है। करंटली अंडर इंडियन लॉ देयर इज नो एक्सप्रेस मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इमरजेंसी आर्बिट्रेटर। ठीक है, इमरजेंसी आर्बिट्रेटर के जो बेसिस पे जो भी इन्फोर्समेंट हुआ तो उसके लिए रिलेटेड कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं है इंडिया में, बट हम बोल सकते हैं कि जो पार्टी वॉलेंटरी कंपाइल करती है विद द emergency award। अब क्या दिया है, however if the party don't compile with the order voluntarily then the party which has won the emergency award in this case Amazon। ठीक है, अभी ये जो
देखिए कभी दो पार्टी ने अभी वॉलंटियर मतलब अलाउ नहीं किया, ठीक है, उन्होंने जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया है उसको जो है माना नहीं, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, जिस पार्टी ने इमरजेंसी अवार्ड जीता है, ठीक है, तो वो जो होता है यहाँ इस केस में किसी ने अमेजोन ने, तो वो जो पार्टी है वो मतलब जो भी केस है, ठीक है, फर्दर प्रोसीडिंग उसी तरह के मतलब उनके बिहाफ में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अमेजोन के यहाँ पे गई है, ठीक है, कैन मूव, तो यहाँ पे अमेजोन, ठीक है, उसने जीता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, वो मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट इन इंडिया अंडर द सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड द कंसिल एक्ट 1996 टू गेट अ सिमिलर रिलीफ एज अ ग्रांट फॉर द बाय द emergency arbitrator. Why has Singapore become the hub of international arbitration? ठीक है, अभी आर्बिट्रेशन या मेडिटेट करने के लिए इंटरनेशनली सिंगापुर एक हब कैसे बन गया है। तो देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर जो भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, दे अवॉइड द रिगामोर रिमारोल ऑफ द इंडियन कोर्ट, ठीक है। रिमारोल मतलब हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग प्रोसीजर जो होते हैं इंडियन कोर्ट का, ठीक है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हम बोल सकते हैं। तो उसको जो है अवॉइड करने के लिए जो है मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया वांट टू अवॉइड, ओके, वो अवॉइड करना चाहते हैं जो भी इंडियन की कोर्ट के प्रोसीजर है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टर फील ऐसा करता है कि जो सिंगापुर है एक न्यूट्रल ग्राउंड है जो भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ सिंगापुर इटसेल्फ ओवर द टाइम हैज़ बिल्ड अ स्टेलर रेपुटेशन एज अ जुरिडिक्शन ड्रिवन बाय द रूल ऑफ लॉ विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड द हाई इंटीग्रिटी। एक सिंगापुर की एक किसी रेपुटेशन ही बन गई है, ठीक है, उन्होंने अपनी रेपुटेशन ही इसे बनाई है कि जो जुरिडिक्शन देते हैं, ठीक है, वो जो भी वो देते हैं तो वो एक प्रॉपर रूल ऑफ लॉ पे बेस होते हैं विद द कंपाइलिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड द हाई इंटीग्रिटी एंड दिस गिव अ कंफर्ट टू द इन्वेस्टर दैट द आर्बिट्रेशन प्रोसेस विल बी क्विक फेयर एंड द जस्ट, ठीक है। तो एक जस्टिस मतलब जो भी एक जस्ट प्रोसीजर होंगी, क्विक होंगी और फेयर होंगी, ऐसा इन्वेस्टर्स को लगता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सिंगापुर है, ठीक है, बिकम द हब ऑफ ए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। दस द इंडिया हैज़ एनी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, तो इंडिया में कुछ है क्या ऐसा आर्बिट्रेशन सेंटर, तो हाँ है, कहाँ पे, मुंबई में। तो कि इस तरीके से हमने ये न्यूज़ देख ली, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ है, ठीक है। क्या न्यूज़ है कि जो SIAC है दैट इज सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, उनकी रूलिंग जो हुई है वो अमेजोन के फेवर में हुई है, और जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस जो इंडस्ट्रियल लिमिटेड है उनकी जो डील है, ठीक है, रिलेटेड टू द फ्यूचर रिटेल्स, वो काफ़ी अभी जो है फ़िलहाल में होल्ड में है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू द यूरोपियन यूनियन। तो रिसेंटली क्या हुआ है, फ्रांस जो है उन्होंने इंकरेज किया है कि यूरोपियन यूनियंस अलायंस टू एडॉप्ट अ मेजर अगेंस्ट टर्की, ठीक है, वो टर्की के अगेंस्ट मेजर ले, ऐसा फ्रांस ने इंकरेज किया है यूरोपियन यूनियन को आफ्टर द टर्किश प्रेसिडेंट, ठीक है, जो टर्किश प्रेसिडेंट है उन्होंने जब बॉयकॉट किया है फ्रेंच गुड्स को, ठीक है। अभी क्या हुआ है, द UN कमीशन हैज़ नाउ वार्न दैट टर्किश मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन ब्लॉक इज फर्दर अवे दैट एवर इन लाइट ऑफ अ इर्डोगन रिमार्क, ठीक है, ये जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है, टर्किश के। तो अभी जो है देखिए, अभी जो मैंने बोला कि फ्रांस ने बोला है कि एक मेजर्स लो, क्योंकि टर्की ने क्या किया है, फ्रांस के गुड्स को बाइकआउट किया है उनके रीजन में, ठीक है। तो आप जो है टर्की, आप मेंबर हो यूरोपियन यूनियन ब्लॉक के, तो जो यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन यूनियन कमीशन, उन्होंने टर्किश मेंबर को वार्न किया है, ठीक है। अभी बैकग्राउंड देखा जाए तो टर्की जो है अप्लाई टू जॉइन यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी इन 1987 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए टर्की ने अप्लाई किया था एंड बिगिन अ फॉर्मल एक्सेशन निगोशिएशन टू जब निगोशिएशन इन दोनों के बीच में जो है यूरोपियन यूनियन और टर्की के बीच में 2005 से मतलब शुरू हो गए, बट द टॉक्स आर सीन एज अ इफेक्टिवली फ्रोजन, ठीक है, बट टॉक्स जो है उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे, बट दे आर इफेक्टिवली फ्रोजन, ठीक है। अभी यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन जो वो देखा जाए तो 27 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ठीक है, जो ऑपरेट करते हैं एज अ कोहेसिव इकोनॉमिकल एंड अ पॉलिटिकल ब्लॉक, ठीक है। यूरोपियन यूनियन has often been described as a sui generis political entity, sui generis political entity भी यूरोपियन यूनियन को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूरोपियन यूनियन के बारे में देखा जाए, डिस्प्यूट नॉट बीइंग ऑफिशियली फॉर्म अंटिल 1993, यूरोपियन यूनियन फाउंडेशन एक्चुअली reach further back to 1957 when यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी was established, ठीक है। तो इस टाइम पे तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था, बना नहीं था 1993 के टाइम पे, पर फर्दर जब यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी वॉज इस्टेब्लिश एंड दैट टाइम द यूरोपियन यूनियन कम इन टू फोर्स। एंड अब क्या दिया है, यूरोपियन यूनियन जो कम्युनिटी है
यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, सॉरी इकोनॉमिक है, वहाँ पे मैं यूनियन बोल दिया, यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी जो है वॉज फॉर्म आउट ऑफ प्रीवियस ग्रुप, जो था इनिशियली एक ग्रुप था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी इनिशियली था, बाद में वो जो इस नाम पे फॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्या है, इन 1993 EEC दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी morphed into the European Union following the new Maastricht Treaty, ट्रीटी ऑफ अ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, 1993 का। अब क्या है, एडिशनली द ट्रीटी ऑफ लिस्बॉन enacted in 2009 gave the European Union more broad power that include being authorized to sign international treaties, increase border patrols and अदर सिक्योरिटी एंड इन्फोर्समेंट प्रोविजन, ठीक है। तो 2019 में जब ये ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ लिस्बॉन, तो उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी सारे जो है यूरोपियन यूनियन को, मतलब उनका जो स्पीयर है वो ज़्यादा एक्सपांड हो गया, ठीक है। वो काफ़ी सारी उनको पावर मिल गई कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो, ठीक है, उनके बॉर्डर पेट्रोलिंग हो, ठीक है, पेट्रोल्स हो, उसके साथ साथ सिक्योरिटी और इन्फोर्समेंट जो प्रोविजन है उसको जो है डेवलप्ड हो गया, ठीक है। तो आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी इन 2009 में, ठीक है। इस तरीके से हमने ये न्यूज़ देख ली। अब क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ GS3 पेपर से है कि इंजिन प्रोग्राम के बारे में दिया है। तो रिजल्ट फॉर एक्सटेंसिव कंप्यूटेशन एनालिसिस ऑफ 1029 सीक्वेंस जीनोम फॉर इंडिया वॉज पब्लिश रिसेंटली। तो इतना जो है जीनोम्स जो है उसका पब्लिश हुआ है, ठीक है। और एनालाइज किसके थ्रू किया गया है, कंप्यूटेशन एनालिसिस किया गया है, और किसके थ्रू किया गया है, इंजिन प्रोग्राम के अंडर में किया गया है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ की फाइंडिंग क्या क्या है, और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जीनोम क्या है, ठीक है। आपको जीनोम बता देती हूँ। तो जीनोम हम बोल सकते हैं कंप्लीट सेट ऑफ अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है, जीनोम होता है एक कंप्लीट सेट होता है ऑफ अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। एंड अगर हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वहाँ पे जीनोम कहाँ पे स्टोर होता है इन अ लॉन्ग, जो DNA होता है, DNA में स्टोर होता है, और उसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम, ठीक है। DNA का फुल फॉर्म डी ऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वहाँ पे वो स्टोर होता है कहाँ पे, मतलब जो लॉन्ग न्यूक्लियस होते हैं ऑफ DNA, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम्स, ठीक है। अब की फाइंडिंग देखते हैं, ठीक है। अभी की फाइंडिंग में ऐसा बताया है, द एनालिसिस रिलेट टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इतने, ठीक है, इतने 55 जो है लाख प्लस, ठीक है। ये नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतने जो है आइडेंटिफिकेशन हुआ है सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स वेरिएंट इन द इंडियन जीनोम डाटा सेट, ठीक है। इंडियन जीनोम के डाटा सेट में इतने जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट का मिला है, ठीक है। अभी सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट क्या है, ठीक है, हम बोल सकते हैं आर द मोस्ट कॉमन जेनेटिक वेरिएंट एंड यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो है जेनेटिक वेरिएंट होते हैं, और जो हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सली प्रेजेंट होते हैं जो भी ह्यूमन के जीनोम से उसमें, ठीक है। अब क्या दिया है, नेक्स्ट फाइंडिंग में क्या बताया गया है, कंपेरिजन विद द ग्लोबल जीनोम डाटा सेट रिवेल दैट 32.23% वेरिएंट आर यूनिक एंड फाउंड ओनली इन द सैम्पल सीक्वेंस फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो 32.23% इतना, मतलब ग्लोबली अगर जीनोम का डाटा देखा जाए, डाटा सेट देखा जाए, तो इतना जो है 32.23% जो है यूनिक वेरिएंट मिले हैं, और जो सैम्पल देखा गया है इंडिया के केस में, ठीक है, इंडिया के यहाँ पे। और ये एम्फसाइज क्या करता है, द नीड फॉर द इंडिया सेंट्रिक पॉपुलेशन जीनोमिक इनिशिएटिव। तो ये हमें इनिशिएट करता है कि इंडियन सेंट्रिक पॉपुलेशन जेनेटिक इनिशिएटिव को। अभी वाई दिस जीनोम डाटा इज सिग्निफिकेंट, व्हाट कैन बी यूज़ फॉर। अभी ये जीनोम डाटा क्यों सिग्निफिकेंट है और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट हेल्प टू क्लासीफाई वेरिएंट इन्वॉल्व इन मेडियल ऑर्डर एंड इम्प्रूव द it help to classify variant involved in median सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अभी बताती हूँ कि क्या है, कि अभी ये जीनोम डाटा जो है वो सिग्निफिकेंट क्यों हो और इसका यूज़ क्या है। तो देखा जाए, इट हेल्प टू क्लासीफाई
वेरिएंट इन्वॉल्व इन मेडियन डिसऑर्डर एंड इम्प्रूव द प्रिसीजन मेडिसिन आउटकम। ठीक है, तो मेडिसिन का आउटकम, ठीक है, जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको इवॉल्व करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो है ये डाटा जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज जो है, ठीक है, वो हम इनेबल करेंगे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, ऑफ अ मेकर फॉर द कैरियर स्क्रीनिंग, वेरिएशन कॉज ड्यू टू द जेनेटिक डिसीजेस, prevention of adverse event, and provide a better diagnosis and optimal therapy through a mining data of a clinical actionable फार्माकोजेनेटिक वेरिएंट। ठीक है, तो हमें जो मेडिकल फील्ड है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, जो भी वेरिएशन आते हैं जेनेटिक डिसीजेस के वजह से, ठीक है, उसके साथ साथ एक जो हमें डायग्नोसिस प्रोसेस है, ठीक है, जो प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए प्रॉपर जो ऑप्टिमल थेरेपी, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो डाटा रहेगा वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। अभी क्या दिया है, थर्ड जो हम बोल सकते हैं क्यों सिग्निफिकेंट है, the data will allow researcher to build a India specific reference genome database and effectively imputation हैप्लोटाइप इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारा एक जो डाटाबेस रहेगा तो वो जो इंडियन डिसीजेस है, ठीक है, उसको प्रॉपरली जो है इंफॉर्मेशन को इम्प्यूट करने के लिए भी हेल्पफुल होगा। और उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि दिस रिसोर्स कैन प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट फॉर क्लिनिशियन एंड द रिसर्चर इन कंपेरेंडिंग जेनेटिक नॉट ओनली एट द पॉपुलेशन लेवल बट एज द इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, होल पॉपुलेशन लेवल, उसके साथ साथ जो है इंडिविजुअल लेवल, ठीक है, उसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब जेनेटिक जो भी हम जो डाटा वो जीनोम डाटाबेस स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमें जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। अबाउट द जीनोमिक फॉर पब्लिक हेल्थ इन इंडिया, दैट इज़ इंजीन प्रोग्राम के बारे में देखा जाए तो ये इनिशिएटिव है, इसका इनिशिएटिव है CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनका जो इनिशिएटिव है इनिशिएट किया गया था अप्रैल 2019 में। एम क्या है, एम टू अंडरटेक होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 1000 ऑफ इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स इथेनिक ग्रुप फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ इथेनिक ग्रुप जो है इंडिया में, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग का डाटा कलेक्ट करना, मतलब उनका जो है उस पर प्रॉपर अंडरटेक करना। ठीक है, उसको जो है हम बोल सकते हैं कि एक एम था इस इंजिन प्रोग्राम का। ठीक है, ये इनेबल, अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए, इट इनेबल द जेनेटिक एंडमियोलॉजी एंड डेवलप फॉर पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन यूजिंग पॉपुलेशन जीनोम डाटा। ठीक है, अभी जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है, ये कैसा होता है, जीनोम इज अ डीएनए और अ सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन द सेल, मोस्ट ऑफ द डीएनए इन द न्यूक्लियस एंड इंट्रिकली कॉइल्ड इनटू द स्ट्रक्चर कॉल क्रोमोजोम। ये मैंने पहले बताया, ये 2 पॉइंट मैंने पहले बता दिए। ठीक है, एवरी ह्यूमन सेल कंटेन अ पेयर्स ऑफ अ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के पेयर्स होते हैं, ईच ऑफ विच हैज़ अ 3 मिलियन बेस पेयर। ठीक है, 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं और 1 और 4 मॉलिक्यूल्स दैट पेयर इन अ प्रिसाइज वे। ठीक है, इतने सारे हमारे पेयर्स होते हैं, उसमें से 1 और 4 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम बोल सकते हैं पेयर्ड होते हैं इन अ प्रिसाइज वे। एंड द ऑर्डर ऑफ अ बेस पेयर एंड द वेरिंग लेंथ ऑफ दिस सीक्वेंस कॉन्स्टिट्यूट द जीन। एंड तो ये जो होता है बेस पेयर और जो वेरिंग लेंथ होती है वो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डिफरेंट जीन। एंड सीक्वेंसेज ऑफ अ जीनोम्स मीन्स डिपिक्टिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ अ बेस पेयर इन द इंडिविजुअल। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है, उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए जो है जीनोम सीक्वेंसिंग का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स हैं वो बायोलॉजी जो है फील्ड वाले, ठीक है, उनको बहुत मतलब अच्छे से समझ में आएंगे, पर जो नॉर्मल हमें आइडिया चाहिए, ठीक है, हमें कुछ यूपीएससी में बायोलॉजी का पेपर नहीं देना, पर आपको एक जो बेसिक आइडिया चाहिए कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जीनोम क्या होता है, ये सारा आइडिया होना चाहिए। और हमने ये जो 4-5 जो पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। येलो डस्ट के बारे में न्यूज़ है। कंटेक्स्ट क्या गया है कि कोरियन सेंट्रल टेलीविज़न ने रिसेंटली वार्न किया है दैट जो क्लाउड ऑफ अ येलो डस्ट विल ब्लो इन फ्रॉम चाइना। अभी क्या हुआ है, जो नॉर्थन कोरियन अथॉरिटी है उन्होंने वार्न किया है दैट दिस डस्ट जो है आने वाला, ठीक है, ये जो डस्ट है येलो डस्ट, तो वो कोविड-19 को ला सकता है। तो अभी येलो डस्ट क्या है, इट इज़ एक्चुअली द सैंड फ्रॉम द डेजर्ट इन चाइना एंड मंगोलिया। ठीक है, चाइना और मंगोलिया की जो डेजर्ट की सैंड है, ठीक है, वो है येलो डस्ट। वो और देखा जाए तो वो दो हाई स्पीड सरफेस विंड कैरी इनटू बोथ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड एवरी ईयर। हर साल जो है
ये जो येलो डस्ट है, जो सैंड होती है डेजर्ट इन चाइना एंड मंगोलिया, ठीक है, तो वो हाई स्पीड से ब्लो करती है और नॉर्थ और साउथ कोरिया में हर साल आती है। तो इस बार मेजर कंसर्न उसके गवर्नमेंट ने, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट ने अराइज किया है कि इसके वजह से कोविड-19 का जो है वो भी आ सकता है, ऐसे उन्होंने बोला है। ठीक है, द सैंड पार्टिकल टेंड टू मिक्स विद अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज सच एज इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट एज द रिजल्ट ऑफ विच येलो डस्ट इज नोन टू कॉज अ नंबर ऑफ अ रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट। ठीक है, तो येलो डस्ट, ठीक है, जब ये आता है, ठीक है, ये जब नॉर्थ कोरिया मतलब चाइना और मंगोलिया से ब्लो होके, ठीक है, जब ये नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ और साउथ कोरिया की तरफ आता है, वो काफ़ी सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो अपने साथ लेता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ के पीपल्स को ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहे हैं। ठीक है, कैन कोविड-19 बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द डस्ट क्लाउड, अभी डस्ट क्लाउड्स थ्रू कोविड-19 ट्रांसफर हो सकता है क्या? तो यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल उन्होंने ऐसा बताया है कि वायरस कैन रिमेन एयरबॉर्न फॉर अ हवर्स, हाउएवर it also maintain that it is highly unlikely for the COVID-19 infection to spread in a way particularly outdoor। ठीक है, तो एयरबॉर्न जो है मतलब जो कोविड-19 का वायरस है वो एयरबॉर्न रह सकता है फॉर अ पर्टिकुलर हावर। तो उन्होंने ऐसा बताया है कि यूएस सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल है, उन्होंने ऐसा बताया है कि इट इज़ अनलाइकली है, वी कैन नॉट सी इट, अनलाइकली दैट कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो पर्टिकुलरली इसके थ्रू जो है स्प्रेड हो सकता है, ऐसे उन्होंने बताया है। पर फिर भी जो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट है उन्होंने कंसर्न अराइज किया है। अब क्या है, यूएस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ अ टेररिज्म लिस्ट। अभी यूएस स्टेट स्पॉन्सर फॉर टेररिज्म लिस्ट क्या है, लास्ट वीक जो है मैंने काफ़ी दिन पहले डिस्कस की थी न्यूज़ कि मैंने बताया था कि जो अरब नेशन है, ठीक है, अरब नेशन हैज़ रिसेंटली मतलब सूडान जो है वो थर्ड अरब नेशन है जिसने इजराइल के साथ जो उनकी टाइज़ है वो नॉर्मलाइज की है। ठीक है, उसके दूसरे दिन ही क्या हुआ, जो यूएस है उसने सूडान को उनकी जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म लिस्ट है उससे रिमूव कर दिया। अभी ये यूएस स्टेट स्पॉन्सर ऑफ अ टेररिज्म लिस्ट क्या है और उसकी इम्प्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ गिवन द पावर टू डेजिग्नेट कंट्रीज दैट हैज़ रिपीटेडली प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द एक्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म एज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ अ टेररिज्म। ठीक है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसके पास पावर रहती है कि वो पर्टिकुलर जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो मेनली सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को। ठीक है, जो इंटरनेशनल टेररिज्म कि यहाँ पे मतलब उनको सपोर्ट करते हैं, तो उस कंट्रीज़ को वो डेजिग्नेट कर पाए एज अ जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट लिस्ट में। ठीक है, और उसको जो है उसके बाद क्या होता है, जिस भी कंट्री का नाम उसके लिस्ट में जाता है तो उनको कुछ सैंक्शन अप्लाइड होते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन होता है ऑन यूएस फॉरेन असिस्टेंट। ठीक है, यूएस का असिस्टेंट नहीं मिलता, उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है, बैन हो जाते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट एंड सेल, सेंट्रल कंट्रोल ओवर एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूअल यूज आइटम। ठीक है, उसमें भी कंट्रोल आ जाता है ड्यूअल यूज आइटम पे, और मिसलेनियस फाइनेंशियल एंड अदर रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, इस टाइप के काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन जो है जिस भी कंट्री उसके लिस्ट में जाती है उनको आते हैं। ठीक है, हाउ मेनी कंट्री आर देयर नाउ इन द लिस्ट, अभी कितनी कंट्रीज इस लिस्ट में है देखा जाए कि अभी जो सूडान, ठीक है, सूडान तो लिस्ट से हट गया है, तो उसके बाद कितनी कंट्रीज रह गए, सीरिया, ठीक है, जो 1979 में लिस्ट हुई थी, ईरान भी है 1984, और नॉर्थ कोरिया भी थी 2017 में इस लिस्ट में। ठीक है, व्हेन वो सूडान पुट इन द लिस्ट एंड व्हाई हैज़ इट हैज़ बीन रिमूव्ड। अभी सूडान को लिस्ट में 1993 में डाला गया था यूएस थ्रू, आफ्टर इट अक्यूज द हार्बरिंग ग्रुप सच एज हिजबोला एंड पैलेस्टाइन मिलिटेंट आउटफिट विच हैज़ वाशिंगटन डीम एज ए टेररिस्ट। ठीक है, तो इन दोनों ग्रुप को वो मतलब सपोर्ट करते थे इसके, और ये जो ग्रुप्स हैं वो वाशिंगटन, ठीक है, जो यूएस है उसके अकॉर्डिंग वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, टेररिस्ट आउटफिट्स है, इसके वजह से जो है सूडान को जो है टेररिस्ट लिस्ट में 1993 में डाला गया था। द ट्रम्प हैज़ नाउ रिमूव द सूडान फ्रॉम द लिस्ट ऑफ होपिंग टू इम्प्रेस evangelical Christian voters in the US who are seen as a favoring pro Israel policy। ठीक है, जो प्रो इजराइल पॉलिसी को फेवरिंग दिखाए, और जो बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन जो भी यूएस में ये चल रहा है इलेक्शंस होने वाले, उसके बिहाफ में भी बोल सकते हैं टू इम्प्रेस द क्रिश्चियन वोटर्स इन द यूएस, ये जो है उन्होंने लिया है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के बारे में दिया है 1967 का। तो 18 मोर जो इंडिविजुअल है, 18 मोर इंडिविजुअल्स को डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ टेररिस्ट फॉर अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, कब का है, 1967 का है एक्ट। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 इन अगस्त 29 को अमेंड किया था, और इनिशियली किया था फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को उसमें डालते थे, और
अभी जो है एक पर्सन को भी जो है इंडिविजुअल को भी एज ए टेररिस्ट हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। प्रायर टू दिस अमेंडमेंट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पहले ऑर्गेनाइजेशन को ही डालते थे, पर अभी जो है इंडिविजुअल को भी हम टेररिस्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। 18 ऐसे मोर इंडिविजुअल को टेररिस्ट का जो है डिक्लेयर किया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी इस एक्ट के बारे में देखा जाए, अबाउट द अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, पास हुआ था 1967, जिसका मेन एम था कि इफेक्टिवली प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशन इन इंडिया, ठीक है, ऐसा टाइप के एसोसिएशन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। असाइन एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ विच द सेंटर डीम एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल व्हेन इट मे बी बाय द वे ऑफ ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर इट सो, ठीक है। तो ऑफिशियल जो गैजेट है उसके फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ऑब्सोल्यूट पावर होती है कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन हो या पर्सन हो उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, उनकी पनिशमेंट अगर देखी जाए तो डेथ पेनल्टी होती है और लाइफ इम्प्रेजरमेंट एज अ हाईएस्ट पनिशमेंट। अभी की पॉइंट्स देखा जाए इसके बारे में, UAPA, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, बोथ इंडियन फॉरेन नेशन कैन बी चार्ज, ठीक है, इंडियन और फॉरेन नेशनल्स जो है वो भी चार्ज हो सकते हैं। अप्लीकेबल होता है किसके लिए, इट विल अप्लीकेबल टू द ऑफेंडर इन द सेम मैनर इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड इन द फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। जो भी पनिशमेंट इंडिया में मिलती है, इंडियन नेशनलिस्ट है उसको मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्सन ने फॉरेन लैंड में, ठीक है, दूसरे और भी कहीं कुछ ऑफेंस किया है तो उसको भी जो पनिशमेंट है या उसको भी जो क्राइम उसने कमिट किया है, जो भी प्रोविजन है वो सेम अप्लीकेबल होगी। उसके साथ साथ क्या है, अंडर UAPA द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन फाइल अ चार्जशीट इन द मैक्सिमम 180 डेज में चार्जशीट फाइल होंगी आफ्टर द अरेस्ट एंड द ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर आफ्टर द इंटीमेटिंग द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट की इंटीमेटेशन के अकॉर्डिंग जो है ड्यूरेशन चेंज भी हो सकता है। एज पर द 2019 में अमेंडमेंट हुई, जैसे मैंने बताया 1967 का था, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। 2019 में अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग एम्पावर किया गया है जो डायरेक्टर जनरल होते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, उसको, ठीक है, उस टू अप्रूव और टू ग्रांट अप्रूवल टू सीजर और अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द एजेंसी, ठीक है। वो अटैच कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। उसके साथ साथ एम्पावर द ऑफिशियल ऑफ NIA के जो ऑफिशियल है उसको भी पावर दिया गया ऑफ रैंक, किसकी मतलब रैंक जो है इंस्पेक्टर हो या उसके अबो, और टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशनल टू दोज कंडक्टेड बाय DSP और ACP और द अबव रैंक ऑफिसर्स, ठीक है। तो इन दोनों को भी जो है पावर्स दी गई थी। अब क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स रिलेटेड है, परंपरा सीरीज़ नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, तो ये सीरीज़ ऑर्गेनाइज हुई है बाय नृत्य तरांगनी इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन, जो ऑनलाइन हेल्ड हुई है, ठीक है, दिस ईयर। बैकग्राउंड देखा जाए, नृत्य तरांगनी वो परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है जो स्टार्ट हुआ था विद एन आइडिया टू ग्लोबली पॉपुलराइज कुचिपुड़ी स्टाइल जो है, ठीक है, इंडियन क्लासिक कुचिपुड़ी किस स्टेट का है वो आप मुझे बताना कमेंट में, ठीक है, किस स्टेट का डांस फॉर्म है, ठीक है। उसको फेमस करने के लिए, उसको ग्लोबली पॉपुलराइज करने के लिए इसका जो स्टार्ट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1976 बाय पद्म भूषण अवार्ड्स जो थे डॉक्टर्स राजा एंड राधा रेड्डी, ठीक है, इनके थ्रू, एंड कौशल्य रेड्डी, इनके थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नृत्य तरांगनी has today evolved from a simple कुचिपुड़ी डांस स्कूल into the world class performing art center in दिल्ली, ठीक है। इनिशियली उन्होंने कुचिपुड़ी डांस स्कूल से स्टार्ट किया था, अभी एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है दिल्ली का। हारपून कोस्टल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, यूएस कंटेक्स्ट देखा जाए, यूएस ने सेल किया है, यूएस टू सेल हारपून डिफेंस सिस्टम वर्थ ₹2.4 बिलियन टू द ताइवान को सेल करने वाले। की फैक्ट देखा जाए, हारपून जो है ऑल वेदर ओवर द हॉरिजिन एंटी शिप मिसाइल है जो डेवलप की गई है एंड मैन्युफैक्चर की है बाय MC डोनाल्ड डॉगल्स, ठीक है, इनके थ्रू डेवलप की गई है। वाई इट्स इज October 27 सेलिब्रेटेड एज ए इन्फ्लेंट्री डे, 27 जो अक्टूबर है उसको इन्फ्लेंट्री डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इट वॉज अ डे on which first Indian infantry soldier took place in an
इन एन एक्शन टू डिफेंड इंडियन टेरिटरी फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन. ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन से के विरुद्ध जो है फर्स्ट टाइम ऐसे इंडियन के इन्फ्लेंट्री सोल्जर्स थे. ठीक है, उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने डिफेंड किया था. ठीक है, इसके वजह से जो है 27 को जो है इन्फ्लेंट्री डे करके ऑर्गेनाइज मतलब सेलिब्रेट किया जाता है. और देखा जाए तो ऑन अक्टूबर 26 1947 द देन महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हरी सिंह साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो थे हरी सिंह, उन्होंने. एंड मेक दिस स्टेट द पार्ट ऑफ ए इंडियन डोमेन. और उसके बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर इंडियन डोमेन में स्टार्ट मतलब इंडियन जो है ठीक है पाकिस्तान डोमेन में ना शामिल होकर इंडियन के डोमेन में शामिल हो गया. Sorry for the inconvenience. And thus paying the D for paying the Indian troop to be deployed in the state to fight against the Pakistan invader. In this way we conclude our news. Have a nice day. Thank you.